Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is the part where we have arrived to the 16th lecture of our medieval history series. Last lecture में हमने मुगल्स औरंगजेब तक पढ़ा. आज हम बात करेंगे लेटर मुगल्स की और the causes of decline of Mughal Empire in India. तो बेसिकली आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब होता क्या है कि जो सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब जितने स्ट्रांग नहीं थे और उनके पास ना तो कोई ऐसी अथॉरिटी बची थी और आने वाले 150 साल में मींस 1760 से लेके 1857 तक जो भी मुगल रूलर दिल्ली के तख्त पे बैठा उसने सिर्फ द ओनली कंट्रीब्यूशन दैट एवरी रूलर हैज मेड इज इन द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. उन्होंने वो किया. शुरुआत करते हैं ये लेटर मुगल्स से. बेसिकली उन्हें लेटर मुगल्स ही कहा जाता है. बस हम ये देखेंगे कि कौन था, कब था और अगर कुछ ऐसा मेजर उनके टाइम पे कुछ ऐसा हुआ होगा तो वी विल सी दैट. सो शुरुआत करते हैं बहादुर शाह वन से. बहादुर शाह वन जो है हुआ क्या आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब वॉर ऑफ सक्सेशन. ये शाहजहां के वक्त से चल रहा था. शाहजहां की डेथ हुई वॉर ऑफ सक्सेशन, जहांगीर की डेथ हुई वॉर ऑफ सक्सेशन, औरंगजेब की डेथ हुई तो भी वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ. एंड he had three sons. Aurangzeb had three sons: Muazzam, who was the governor of Kabul; Azam, who was the governor of Gujarat; and Kambaksh, the governor of Deccan. So Azam क्या हुआ? Azam अहमदनगर चला गया and proclaimed himself the emperor. Kambaksh to declare himself the sovereign ruler and conquer important places such as Gulbarga and Hyderabad. Muazzam defeated both Azam at Jaju in 1707 and Kambaksh near Hyderabad in 1708. He emerged victorious and ascended the Mughal throne with the title of बहादुर शाह फर्स्ट. 5 साल रूल किया. ठीक है, तो अपने भाइयों को हरा के कत्ल करके, तो ये एक तरीके से भाइयों के साथ लड़ना और भाइयों का कत्ल करना जो है कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये एक ट्रेंड सा बनता गया. क्यों? बिकॉज लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा कि द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमोजेनिट्योर वाज नॉट followed by the मुगल when it comes to the rule of succession की बड़ा बेटा ही जो है वो रूल करेगा, ऐसा कोई नियम नहीं बना पाया मुगल्स. और जिसका इम्पैक्ट ये रहा कि वॉर ऑफ सक्सेशन जैसे किसी की डेथ होती थी वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता था. तो ये तीन बेटे थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, औरंगजेब के और इनके बीच हुआ. और इन सब में मुअज्जम जो है वो विक्टोरियस हुआ और उसने अपने आप को टाइटल दिया बहादुर शाह. बहादुर शाह वन, हमने वन मतलब उसने खुद को वन नहीं कहा था. इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री में ये वन जो है ये बाद में मतलब फॉर हिस्टोरिकल रेफरेंस. और कहा जाए ही वाज द जो लेटर मुगल रूलर्स थे उसमें ही वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट जिसने कुछ अथॉरिटी थोड़ी बहुत जो उसका इम्पैक्ट था, लेकिन इसके बाद किसी का कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं था. फिर बात करते हैं जहांदार शाह की. आफ्टर वॉर ऑफ सक्सेशन अब फिर वही चीज हुई जो हमेशा से होती आई. बहादुर शाह के जो है वो 4 बेटे थे बहादुर शाह वन के: जहांदार शाह, रफीउश शान, अजीमुश शान एंड जहां शाह. और फिर इन दिस वॉर ऑफ सक्सेशन जो है जहांदार शाह जो है वो विक्टोरियस था. 1 साल ही रूल रहा रफली और ही वॉज अ वीक रूलर. ऑब्वियसली जब 1 साल रूल कर पाया मुगल्स के नाम पे तो ही वॉज अ वीक रूलर. और वो भी मतलब इट वॉज जुल्फिकार खान, अ पावरफुल नोबल. अब देखोगे यहाँ से ना रूलर से ज्यादा नोबल्स का जो है इम्पैक्ट बढ़ने लगेगा मुगल उसमें. सो जुल्फिकार खान जो थे इनके एक नोबल थे और उसको उन्होंने वजीर भी बनाया, लेकिन इनका रूल ज्यादा लंबा चला नहीं. जहांदार शाह के बाद आते हैं फर्रुख सियार. 6 साल के करीब इनका रूल था. और इन ये जो आए थे ना ये सैयद ब्रदर्स. अब ये सैयद ब्रदर्स बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं इस पॉइंट पे. ये 2 भाई थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान. और ये नोबल्स थे लेकिन ये किंग मेकर बहुत ही बड़े वाले थे. मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाई सैयद ब्रदर्स ने. और इतना ज्यादा कि ये बेसिकली एक पॉइंट आया कि जो रियल अथॉरिटी थी फर्रुख सियार के दौर में वो जो है वो इन दोनों के हाथ में चली गई थी. एंड दे वर कन्विंस्ड नो. और उन्होंने मतलब फर्रुख सियार को भी कहीं ना कहीं कन्विंस कर लिया कि जो है कि अगर हमारे हाथ में सत्ता रहेगी, आप हमारे हिसाब से चलोगे तो जो ये डूबता हुआ जहाज है जिसको आप मुगल सल्तनत कह रहे हो ये कहीं ना कहीं बच जाएगा. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. ऑब्वियसली नोबल्स पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट कोई रूलर नहीं रहा. और जो स्ट्रगल था ऑफ अ पावर बिटवीन द एम्परर एंड द सैयद ब्रदर्स ये बढ़ता गया. और
फर्रुखसियार ने काफी कोशिश की कि सैयद ब्रदर्स को जो है वो हटा दे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और फर्रुखसियार जो है ही वाज डिपोज्ड एंड किल्ड इन 1719. He was deposed and killed in 1719. Then फर्रुखसियार के बाद कौन आए? फर्रुखसियार के बाद आते हैं मोहम्मद शाह. ये बड़ा लंबा रूल रहा है इनका, 1719 से लेके 48 तक. और यू नो इन्होंने कोशिश की रफ़ीउद्दराजात और रफ़ीउद्दौला जो मतलब यंग प्रिंस थे उनको, लेकिन जहां शाह कहाँ से आए? जहां शाह आए यहां से, देखो ठीक है. इनके बेटा, इनका जो बेटा था रोशन अख्तर, उसको जो है सैयद ब्रदर्स ने पहले तो इन दोनों को रफ़ीउद्दराजात और रफ़ीउद्दौला जो शाहजहां टू जिनको कहा गया, बट ये ज़्यादा लंबे चले नहीं और फिर रोशन अख्तर हुआ सन ऑफ जहां शाह उसको बैठाया तख्त पे और उसने टाइटल लिया मोहम्मद शाह का. सैयद ब्रदर्स ने रिलीजियस टॉलरेंस प्रॉपरली फॉलो करने की कोशिश की, क्योंकि अगर आप औरंगजेब का डिक्लाइन देखोगे तो वहाँ पे रिलीजियस पॉलिसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट थी, जिसकी वजह से इट बिकेम वन ऑफ द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल्स. सो द ऑलरेडी डिक्लाइन, यहाँ पे एक और चीज होती, 1738 में नादिर शाह जो है पर्शिया से, ईरानी था, इसने अटैक किया और ये बहुत बड़ा ब्लो था, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया में एक मैसेज चला गया था दैट द मुगल एम्पायर इज नो मोर, क्योंकि पर्शियंस ने अब अटैक करना शुरू कर दिया. नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन 1738-1739 और ऑब्वियसली उसको इंडियन वेल्थ की वजह से उसने किया. तो ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब नादिर शाह का अटैक हुआ या जब नादिर शाह ने इन्वेड किया इंडिया पे तो मुगल बादशाह कौन था, तो वो आपको मोहम्मद शाह वन था. ठीक है. फिर अहमद शाह, मोहम्मद शाह वन नहीं, मोहम्मद शाह, अहमद शाह फ्रॉम 1748 to 54. और जब हुआ क्या, मोहम्मद शाह की डेथ के बाद यहाँ पे देखो वही, क्योंकि सैयद ब्रदर्स को नोबल्स ने देखा कि किस तरीके से एक नोबल जो वो है वो कितना ज़्यादा कहना चाहिए इम्पैक्ट रखता है. और तो जो ईरानी और तुरानी, बड़ा ईरान तो आप समझ गए, तुरान उस वक्त सेंट्रल एशिया को कहते थे. ठीक है. सो अब यहाँ क्या हुआ, नादिर शाह का अटैक हो चुका है, नोबल्स को लग रहा है इवन, क्योंकि नादिर शाह वाज फ्रॉम ईरान, पर्शिया से था, तो ये जो ईरानी और तुरानी जो नोबल्स थे, मींस ईरानी मींस द पर्शियन एंड दी सेंट्रल एशियन नोबल्स जो थे मुगल दरबार में, उनके बीच एक वो हो गया कि अब हमें जो है नाउ वी नीड पावर. और ये जब ये एक्सपोज हो गई इसका इम्पैक्ट ये रहा कि अहमद शाह अब्दाली, he had invaded India twice, 1749 and 1752, और ये दिल्ली तक आ गया था. तो अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन, ऑब्वियसली ये कब हुआ, ये किसके टाइम पे हुआ, अहमद शाह के टाइम पे हुआ. तो अहमद शाह एंड अहमद शाह, रिमेंबर दिस. देन आलमगीर टू. वाई टू? क्योंकि औरंगजेब ने टाइटल लिया था आलमगीर का. सो आफ्टर द डिथ्रोनमेंट ऑफ अहमद शाह, जहादार शाह सन जो था अजीजुद्दीन, इमादुल मुल्क, फिर एक नोबल का राइज होता है, इमादुल मुल्क उनका नाम था, और अजीजुद्दीन जो है वो ही वाज सन ऑफ जहांदार शाह. जहांदार शाह भी यहीं से आते हैं, देखो कहाँ गए, यस ये जहांदार शाह. तो ये यहाँ से इनके बेटे को रेस करते हैं, इनके बेटे को एक्टिव करते हैं कि देखो तुम जो है थ्रोन पे लो. 5 साल रहा और ही वाज ऑब्सेस्ड विद औरंगजेब, और अपने आप को आलमगीर, इसीलिए उसने अपने आप को आलमगीर टू, मतलब उसने अपने आप को भी आलमगीर टाइटल दिया. द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूरिंग दिस पीरियड बिकेम वर्स्ट टू द एक्सटेंट दैट मतलब घर की चीजें, बिकने वाली चीजें, नौबत जो आती है ना, एक्चुअली वो आ चुकी थी. और फिर अहमद शाह अब्दाली ने इसके टाइम पे भी अटैक किया और दिल्ली वाज प्लंडर्ड अगेन. सो आलमगीर टू, तीसरा अटैक जो अहमद शाह अब्दाली का होता है वो आलमगीर टू के टाइम होता है. तो पहले दो हुए वो अहमद शाह के टाइम हुए, तीसरा जो है वो आलमगीर के टाइम हुआ. और 1757 अनदर इंपॉर्टेंट डेट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बिकॉज बैटल ऑफ प्लासी होगी और यहाँ से फिर एक नई लाइन ऑफ हिस्ट्री की एक नई ब्रांच या एक नया स्टोरी शुरू हो जाएगी, जिसे हम व्हाट वी कॉल एज द ब्रिटिश रूल
द कंपनी रूल, जिसको हम द ब्रिटिश राज की जो हम बात करते हैं, वो यहाँ से, कंपनी राज यहाँ से शुरू होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इसकी ब्रिटिश रूल और डिक्लाइन ऑफ मुगल कहीं ना कहीं एक साथ हुए नहीं। ब्रिटिशर्स वर वाचिंग कि कौन सा मुगल बैठा हुआ है। ब्रिटिशर्स तो 1605 से ही उन्होंने कोशिश कर दी थी, लेकिन उन्होंने जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी शुरू की वो औरंगजेब की डेथ के बाद ही शुरू की, क्योंकि जब तक औरंगजेब जैसे स्ट्रांग रूलर दिल्ली पे बैठे हुए थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को कभी परमिशन तो दी थी लेकिन कभी ट्रेड से आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ये एक ओवरलैपिंग पार्ट है टाइम पीरियड के हिसाब से, टाइमलाइन के हिसाब से हिस्ट्री में, जहां मिडिवल और कहना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो ओवरलैप होती है। एक चीज आपको समझनी होगी कि एज सच कोई टाइमलाइन नहीं है कि ओके लेट्स से 2020 खत्म हुआ, 2021 शुरू हो गया, तो लेट्स से 2020 वाज द मिडिवल और 2021 जो है वो मॉडर्न। नहीं, हम बेसिकली इवेंट्स को जज करते हैं, इवेंट्स के बेसिस पे मिडिवल और मॉडर्न या एंशिएंट में डिवाइड कर देते हैं रूल्स के बेसिस पे। तो आप मुगल्स को देखोगे तो औरंगजेब तक हम कहते हैं कि वो मिडिवल का पार्ट था। लेटर मुगल्स को कई बार मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ओवरऑल मुगल्स को आप देखोगे तो वो है ना मिडिवल में ही आता है। तो इस तरीके से कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मिडिवल है कि मॉडर्न है। पहली चीज तो पूछने वाला नहीं है कि मिडिवल है कि मॉडर्न है। आपको टाइमलाइन याद होनी चाहिए, आपको डेट्स पता होनी चाहिए कि किस टाइम पे कौन था। ओवरलैपिंग पार्ट जो है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1757 से तो प्लासी बंगाल में, अब ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली देखा जब तक औरंगजेब था तब तक तो वो बड़े लिमिट में रहे, लेकिन जैसे कि उन्होंने देखा कि ये जो स्ट्रांग रूलर है ना, इसका दी एंड हो चुका है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब हम इसी का तो वेट कर रहे थे। और जैसे एक स्ट्रांग रूलर कहना चाहिए हटता है, उसकी डेथ होती है, उसके बाद आप देखोगे कर्नाटक वॉर और बैटल ऑफ प्लासी, और वहां से ब्रिटिश इंडिया का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी कहानी शुरू होती है। सो अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड दिल्ली इन 1757 एंड द सिटी वाज प्लंडर्ड। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं शाहजहां थ्री। कामबख्श का जो ग्रैंडसन था, एंड यहाँ भी इमादुल मुल्क, ये भी एक नोबल ही था, और इन्होंने महिउल मिल्लत उसका नाम था, उसको टाइटल शाहजहां थ्री दिया गया, और ही वाज डिपोज्ड बाय द मराठास हु कैप्चर्ड दिल्ली इन 1760। लेकिन फिर क्या होगा, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी और मराठास विल बी डिफीटेड। सो एक साल के लिए यहाँ पे मराठास आए, ठीक है। देन शाह आलम टू, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको भी ये आलमगीर टू का बेटा था। आलमगीर टू मीन्स दिस पर्सन। सो इनका बेटा था, और ही वॉज एक ओवरलैपिंग टाइम पीरियड जरूर है क्योंकि ये तो हटा दिए गए थे, है ना। तो इट वाज लाइक ही बिकेम मुगल एम्परर इन 1759 ओनली, तो वो थोड़ा सा ये ओवरलैपिंग पीरियड है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। अल्टीमेटली इन जनवरी 1772 शाह आलम वाज रीस्टेन्ड एट दिल्ली बाय द मराठास। तो मुगल एम्परर का टाइटल तो ले लिया था, लेकिन क्योंकि वहां पे मराठास और अहमद शाह अब्दाली और वो सारी चीजें स्ट्रगल चल रहा था, इस वजह से 1772 में जाके इन्हें दिल्ली का तख्त मिला। गुलाम खादिर हु वाज रोहिला, अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री में आप रोहिला वॉर कभी पढ़ोगे, तो ही ऑक्यूपाइड दिल्ली इन 1788। ही ब्लाइंडेड आलम शाह टू एंड डिपोज्ड हिम। एक्चुअली ये जो शाह आलम टू थे, ये शाह आलम टू वाज इन्वॉल्व्ड इन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम का साथ देंगे, और जब ये हार जाएंगे तो इनको इलाहाबाद पहुंचा दिया जाएगा, अंग्रेज इन्हें इलाहाबाद पहुंचा देंगे, और ही विल बी लाइक अंग्रेजों को जो राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू हुई है, जो दीवानी ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, अंग्रेजों को एक्चुअली इनके ऑर्डर से मिलेगी, और ये जो है दिल्ली से उठा के इलाहाबाद भेज दिए जाएंगे 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के जरिए। And 1803 Delhi was captured by English after Lord Lake defeated Marathas and Shah Alam became the British pensioner। और इसी तरीके से डेविड ऑक्टरलोनी became the first resident, the British resident in मुगल कोर्ट। तो ये पेंशनर बन गए एट द एंड 1803 में आके। 1806 he died and his reign was over। तो ये इंपॉर्टेंट शाह आलम है, लेकिन इनका अगर सवाल आएगा तो वो मोस्टली या तो बैटल ऑफ बक्सर पे आएगा या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पे आएगा, ध्यान रखिएगा। देन अकबर शाह,
Shah Alam के बाद he was succeeded by his son Akbar Shah II. Akbar sent Raja Ram Mohan Roy to England to seek a rise in pension. तो राजा राम मोहन रॉय जो, ये important point है, ध्यान रखिएगा कि अकबर टू जो था, या अकबर शाह टू या अकबर टू जो है, इसने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा था कि जो हमारी पेंशन है ना वो बढ़ा दो, मतलब। और ये टाइम था लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, कंफ्यूज मत होइएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो 1772 में आएंगे, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे 1830 में गवर्नर जनरल, और उन्होंने क्या किया, ये जो गिफ्ट इन्वॉल्विंग सॉवरेन स्टेटस जो था, नजर जिसे कहा जाता था, ये बंद कर दिया। मतलब इन्होंने कहा मुगल से कि अब यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग नाउ, नो नीड टू मतलब फ्लॉन्ट योरसेल्फ कि हम बहुत रॉयल हैं या हम बहुत अच्छे हैं। ब्रिटिशर्स, अब ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि अकबर को जो है, अकबर टू को जो है, राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजना पड़ा कि सर प्लीज हमारी पेंशन बढ़ा दो। वो इतना ज्यादा जो है अपनी, बेसिकली उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी सबमिट कर दी थी। जो लेटर मुगल्स थे वो इतने वीक थे। फिर द लास्ट वन, बहादुर शाह टू, 1837 टू 1857। ही इंपीरियल टाइटल जो था, मतलब उनको अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, तुमको हम रूल वूल तो देने वाले हैं नहीं, तुम्हें अपने आप को मुगल बादशाह कहना है तो कह लो, वी डोंट केयर। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने उनको इंपीरियल टाइटल लेने दिया। और क्योंकि वो बहुत बड़े शायर थे, बड़े शायर थे बहादुर शाह, और शायरों का जो, जिसे उर्दू में कहते हैं ना लकब, पेन नेम, उनका लकब था जफर, इसलिए बहादुर शाह जफर जो है, तो बेसिकली बहादुर शाह टू इज बहादुर शाह जफर, जफर वाज हिज पेन नेम। अब ये इतने बड़े शायर थे, इतने बड़े शायर तो नहीं थे, शौकीन बहुत थे शायरी के, कि दिल्ली में ही वाज टू बी देयर, और लाल किले में मतलब जो दीवान आम होता था, वहां पे हर थर्सडे की शाम में मुशायरा ऑर्गेनाइज किया जाता था, और बहादुर शाह जफर जो है वहाँ बैठते थे, और उस मुशायरे में होते कौन थे, उस्ताद ज़ौक, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन, ऐसे बड़े शायर जो उर्दू में हुए, वो बेसिकली इनके टाइम पे ही हुए। इन्होंने बहुत ज़्यादा पैटर्नाइज किया, तो ये रूल वूल तो ऐसा कर नहीं रहे थे, बस ये मुशायरे सुन रहे थे। इन्हें मौका कब लगा, जब जो है 1857 का रिवोल्ट हुआ, और मेरठ से जो कैंटोनमेंट को कैप्चर करने के बाद जब जो ट्रूप्स हैं वो वहां पहुंचती है, कहाँ, दिल्ली पहुंचती है, और उन्हें कहती है कि ठीक है, आप कहने को तो मुगल तो हैं, आप ही, आपके अंडर ही हम जो है ये अपना रूल कंटिन्यू करेंगे। और 1857 के रिवोल्ट में एक्चुअली उन्हें एक उम्मीद दिखी कि ऐसा हो सकता है, उनको ऐसा लगा होगा आई बिलीव कि अगर इस 1857 के रिवोल्ट अगर ये गलती से सक्सेसफुल हो जाता, पॉसिबिलिटी तो कम थी, लेकिन अगर गलती से भी सक्सेसफुल हो जाता तो उन्हें ये लगा कि शायद ये मैं जो डूबता हुआ मुगल या जो बुझता हुआ मुगल सल्तनत का चिराग है, मैं उसे जिंदा कर लूंगा। तो ये उनका बेसिक पर्पस था 1857 के रिवोल्ट में आने का। बट रिवोल्ट एज एक्सपेक्टेड, कभी 1857 का रिवोल्ट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि व्हाई आई एम सेइंग इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इट वाज गोइंग टू बी सप्रेस्ड। और ब्रिटिशर्स ने उन्हें कैप्चर कर लिया, एंड ही डाइड इन 1862। कैप्चर किया और उन्होंने रंगून भेज दिया, उन्होंने दिल्ली में हिंदुस्तान की तरफ ही रखा, बोला अब तुम रंगून जाओ, तुम हिंदुस्तान में रहने की जरूरत नहीं है। एंड दिस एंडेड दी मुगल dynasty in India. So Mughal dynasty started 1526 with first battle of Panipat, ended with revolt of 1857. So basically यही मुगल सल्तनत का टाइम पीरियड है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अगर आप देखो या हिस्टोरिकल एविडेंसेस देखो तो यही मिलता है। सवाल यह है कि जब अकबर जैसा गोल्डन पीरियड देखा, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, उसके बाद औरंगजेब जैसा वक्त देखा जहां टेरिटोरियल एक्सपेंशन मैक्सिमम था, ठीक है, पॉलिटिकली तो उतना साउंड नहीं था, लेकिन टेरिटोरियल एक्सपेंशन तो था। तो क्या वजह थी कि औरंगजेब के बाद ये मुगल्स का एकदम सडन फॉल होता है? लेट अस सी दैट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। सबसे पहले ये वाली कहानी, वॉर ऑफ सक्सेशन। हमने फिर कहा कि ये लॉ ऑफ प्राइमोजेनिट्योर जो है ये फॉलो नहीं करते थे, जिसकी वजह से जब भी कोई रूलर की डेथ होती थी तो वॉर ऑफ, मतलब जो भी ब्रदर, चाचा, भतीजे, सब में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। और इसकी वजह से क्या होता था, स्पेशली आफ्टर औरंगजेब, इसकी वजह से जो मुगल एम्पायर था वो वीक होने लगा, और नोबल्स जो थे
जो मतलब नोबल्स जो कोर्ट के होते थे, वो बहुत ज्यादा वो मतलब अपने आप को ही अपनी पावर बढ़ा के खुद को ही कंटेंडर मानने लगे थे। एक रीजन ये था। दूसरा रीजन था वीक सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के बाद हमने कोई ऐसा स्ट्रांग रूलर नहीं देखा, और बहुत ज्यादा जो जो जितने भी रूलर देखे उनके टाइम पे कॉन्स्पिरेसीज थी, इंटरनल जो है वो कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट था। They were like efficient generals and incapable, but they were like incapable of रिवोल्ट को भी नहीं संभाल पा रहे थे, मिलिट्री को भी नहीं संभाल पा रहे थे, एंड अल्टीमेटली रूलर तो स्ट्रांग नहीं थे क्योंकि दैट वाज एब्सेंट, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी भी नहीं थी और आर्मी भी नहीं थी। तो सब कुछ, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहां पे वीक थे, रूलर इटसेल्फ वीक था, और ब्यूरोक्रेसी उससे ज्यादा वीक थी। तो अल्टीमेटली वीक सक्सेसर्स आफ्टर औरंगजेब, इट लेड टू दी you know fall of Mughal or decline of Mughal empire। शाहजहां के दौर से ये ट्रेजरी खाली होना शुरू होती है। ये जो शाही खजाना था, ये शाहजहां के दौर से जो है वो खत्म होना शुरू होता है। और ऑब्वियसली उसके बाद औरंगजेब के वॉर्स जो है वो फर्दर। तो ये तो बहुत बड़े रीजन थे औरंगजेब एंड शाहजहां का कि उनके टाइम पे जो प्लंडरिंग हुई। फिर इन्वेजन्स हुए, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, तो बाकी जो बचा खुचा खजाना था वो इन लोगों ने लूट लिया, एंड दीज इन्वेजन शुक द वेरी स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, रीजन था, इन्वेजन्स, फॉरेन एम्प्टी ट्रेजरी, वीक सक्सेशन, और नोबल्स बहुत ज्यादा, कॉन्स्पिरेसी बहुत ज्यादा थी, मर्डर्स बहुत ज्यादा थे, आर्मी वीक हो गई, ब्यूरोक्रेसी नहीं बची, इकोनॉमी तो टोटली कोलैप्स कर गई। सो दिस वर द मेजर रीजंस। और उससे बड़ी चीज, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन 18th सेंचुरी, हैदराबाद, कर्नाटक, अवध, मैसूर, नो, राजपूत, मराठा, पंजाब। अब देखोगे कि इतने सारे स्टेट्स, ये सब पहले मुगल सल्तनत का ही हिस्सा थे, लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद ये सब अपने आप को इंडिपेंडेंट हुए। अगर मैं आपको छोटा सा टास्क दूं तो आप एक काम करिएगा, ये टास्क आपको मैं ऐसे दे देता हूँ, जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, आप एक काम करिएगा कि हैदराबाद किस साल में बना और हु फाउंडेड दैट स्टेट। हैदराबाद, ये सारे स्टेट्स का ना फाउंडिंग ईयर कब बना, और हु वाज द फाउंडर और हु एस्टैब्लिश्ड दैट स्टेट। या अपना यू शुड डू दिस, दिस इज योर टास्क काइंड ऑफ स्टफ, है ना। तो ये प्लीज करिएगा, तो इससे आपको एक बेटर इंसाइट भी मिलेगा, एंड यू कैन रीड सम गुड लिटरेचर आल्सो व्हाइल यू विल बी डूइंग दिस। सो दिस वाज अबाउट द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। और कहीं ना कहीं हम मिडिवल हिस्ट्री के लास्ट लेग पे आ गए। वी आर लेफ्ट विद वेरी फ्यू टॉपिक्स इन दिस सीरीज ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। इट्स लाइक दी भक्ति और सूफिज्म बचा हुआ है, और शायद मराठास। तो हमारे बहुत कम टॉपिक बचे हुए हैं। ये मुगल सल्तनत का दी एंड कर दिया आज हमने। सो आई होप द वीडियोज आर बेनिफिशियल टू यू। Do give your valuable feedback, that is always welcome. And in this pandemic time, stay safe, have a great time at home, study well, keep yourself self motivated. So we'll meet in the next lecture. Till then, have a great time. Thank you so much.